आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशिष्ट मदों का विश्लेषण, विवरण एवं उनका लागत की विभाग की। कुछ ऐसी मदें होती है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न जगह लागत के अंदर जोड़ी जाती है। जैसे पैकिंग सामग्री, किसी वस्तु के उत्पाद में पैकिंग सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना पैकिंग सामग्री के सामग्री को उस दशा में उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन पैकिंग सामग्री भी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक पैकिंग सामग्री और द्वितीयक पैकिंग सामग्री। प्राथमिक पैकिंग सामग्री वह होती है जिसके बिना उस वस्तु की कल्पना करना उचित नहीं है, या यह कहें कि जिस लिए उस वस्तु का उत्पादन किया गया है उसकी सुरक्षा के लिए या उसे एक आकार या यूनिट देने के लिए प्राथमिक पैकिंग सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य जिंदगी के अंदर हम महसूस करते हैं, जैसे हमारे पास दूध की थैली है। सपोज करें दूध की थैली नहीं होती तो दूध का मेजरमेंट किस प्रकार से होता है। यदि हम दवाइयों की बात करें तो दवाई के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए स्ट्रिप्स, जैसे 10-10 गोलियों का 10-10 टैबलेट का हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, वो हमारे पास प्राथमिक पैकिंग सामग्री। जैसे हम खांसी की दवाई की बात करें तो यूनिट के रूप में हमारे पास एक बॉटल के रूप में, प्लास्टिक की बॉटल के रूप में खांसी की दवाई हमारे पास मिलती है, तो ये हमारे पास प्राथमिक पैकिंग सामग्री। यदि प्राथमिक पैकिंग सामग्री नहीं होगी तो उस वस्तु जो उत्पादन की गई है उसकी गुणवत्ता और उसकी यूनिट काउंट करने में परेशानी होगी। उसको उस गुणवत्ता के रूप में जब तक उपभोक्ता उपयोग नहीं किया करता है तब तक उसका महत्व नहीं रहेगा। प्राथमिक पैकिंग सामग्री को कच्चे माल के साथ में जोड़ दिया जाता है, मूल लागत का भाग बनता है, या मटेरियल कंज्यूम के साथ के अंदर। द्वितीयक पैकिंग सामग्री वो होती है जो माल के ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के लिए साथ के अंदर जोड़ी जाती है। जैसे हमारे पास दवाइयों की स्ट्रिप है, टैबलेट की स्ट्रिप है, 10-10 स्ट्रिप को एक बॉक्स में रख दिया, कुछ सारे बॉक्स को एक बड़े से कार्टून के अंदर डाल के होलसेलर द्वारा रिटेलर को सप्लाई किया जाता है। जब हम छोटी छोटी सी चीज़ों को किसी बड़े कार्टून में या इकट्ठा करके देते हैं तो वह हमारे पास के अंदर द्वितीयक पैकिंग सामग्री होती है। द्वितीयक पैकिंग सामग्री को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग ऑफिस से संबंधित। ड्राइंग ऑफिस मतलब नक्शा कार्यालय। नक्शे दो प्रकार के बनते हैं। एक तो उत्पादन की प्रक्रिया के नक्शे बनने हैं, प्रक्रिया ए से प्रक्रिया बी, प्रक्रिया बी से प्रक्रिया सी, प्रक्रिया सी से प्रक्रिया डी तक के अंदर माल कब कब कितना जाएगा, कितना माल उत्पादन होगा, कितना कच्चे माल की आवश्यकता होगी, इनकी सारी डिटेल्स के प्रपत्र इत्यादि जो होते हैं, इनके नक्शे जो कहलाते हैं, वह ड्राइंग ऑफिस के खर्चे कहलाते हैं। यदि उत्पादन से संबंधित ड्राइंग ऑफिस के खर्चे हैं तो हमें कारखाना उपरिव्यय के अंदर उनको जोड़ना। लेकिन विक्रय वितरण से संबंधित यदि हमारे पास, जैसे सपोज करिए क्षेत्रीय आधार पर भारत के अंदर हमने 5 जोन बना दिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य जोन। कब कब किस किस जोन में कितनी माल की आवश्यकता है, कितना माल हमें भेजना है, उत्पादन और क्या कहते हैं मांग में कितना अंतर है, विक्रय जो है यदि हमने मांग से ज़्यादा माल उत्पादन कर दिया और मांग से ज़्यादा माल वहाँ भेज दिया तो उसकी दरों में कमी हो जाती है। बाजार में दर मेंटेन रखने के लिए, हमारे वस्तु का मूल्य निर्धारित रखने के लिए हमें समय समय पर निर्धारित मात्रा पर माल ही बेचना पड़ेगा। यदि हमने किसी समय किसी बाजार के अंदर हमारा माल नहीं बेचा और हमारे उपभोक्ता को मांग की आवश्यकता हो गई तो उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी उत्पादक के प्रति आकर्षित हो जाएगा और हमारे स्थायी रूप से ग्राहक होंगे। सपोज करिए हमारे पास में कुछ व्यक्ति कॉलगेट का उपयोग करते हैं, कुछ क्लोजअप का उपयोग करते हैं। दोनों उत्पाद जो हैं एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। एक जोन के अंदर यदि कॉलगेट अपनी सप्लाई नहीं करता है तो कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, ऐसा तो नहीं है कि वह उस सामग्री का उपयोग ही बंद कर देंगे या कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देंगे। उन्हें दैनिक रूप से पेस्ट की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन इंतजार कर ले, लेकिन उसके बाद भी यदि कॉलगेट नहीं मिला तो वो क्या करेगा, प्रतिस्पर्धी उत्पाद जो क्लोजअप है उसको परचेज कर लेगा। स्थायी रूप से इस प्रकार
हमारे ग्राहक टूट जाएंगे और वो निरंतर रूप से यदि हो सकता है उसे वो उत्पाद पसंद आ गया हो तो भविष्य में वो कोलगेट परचेज ही नहीं करेगा, वो जब भी परचेज करेगा। तो इसलिए हर समय हमें मार्केट का ध्यान रखना होता है और इस प्रकार के जो नक्शे बनाए जाते हैं, जो माल के विक्रय वितरण से संबंधित होते हैं, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किए जाते हैं। गणना कार्यालय में कच्चे माल के आगमन के समय जैसा हमने आदेश दिया था उसी प्रकार का माल आया है या नहीं आया है, उतनी क्वांटिटी में माल आया है नहीं आया, उतनी गुणवत्ता का माल आया है नहीं आया है, इन सभी का काम गणना कार्यालय करता है। ऑर्डर्स को जो हमने क्रय आदेश दिया है और आपूर्ति का मिलान करता है। तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो कच्चे माल से संबंधित होते हैं और कच्चे माल की लागत में जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर गणना कार्यालय का दूसरा भी काम है, कब कब किस किस जगह कितना कितना माल भेजना है, जिसके आदेश हमारे प्राप्त हुए। जो हमारे पास क्रेता हैं, होलसेलर के क्रेता हैं, तो जो हमारे पास क्रेता हैं उन्होंने आदेश दिए, उन्हें उन्हीं आदेश का माल, उन्हीं कलर का, उसी क्वांटिटी का, उसी गुणवत्ता का माल जा रहा है या नहीं जा रहा है, उनको चेक करने का काम गणना कार्यालय करता है। और इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किए जाते हैं। कर्मचारी कल्याण के खर्चे, कर्मचारी कल्याण के खर्चे जो हमारे पास कर्मचारी काम कर रहे हैं कारखाने में, कार्यालय में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनके कल्याण के कुछ खर्चे हमने कर रखे हैं, जैसे चिकित्सालय है, एंटरटेनमेंट के लिए है, कैंटीन के लिए। इस प्रकार के खर्चे कार्यालय, कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय, वितरण उपरिव्यय में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर अनुबंध रूप से